हम बात कर रहे हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तलहा अब्दुल रहमान से वक्फ अमेंडमेंट बिल और उसके द्वारा लाए जाने वाले चेंजेस के बारे में। सर, आपके हिसाब से मेन लीगल प्रोविजंस में क्या चेंजेस हैं जो लाए जा रहे हैं इस बिल के द्वारा, और आपका उस पे क्या ओपिनियन है? अगर मैं देखूं तो वक्फ के नए बिल में जो बदलाव लाए जा रहे हैं उनको हम तीन बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, शरीयत के अनुसार आप किस तरीके से वक्फ बना सकते हैं। क्या आप शब्दों से ओरली कह करके कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं ईश्वर की तरफ दे रहा हूँ वैसे वक्फ बना रहे हैं, या आपको कोई डीड करवाना ज़रूरी है। ये एक बड़ा बदलाव है जिसे कहते हैं वक्फ बाय यूज़र, जिसमें एक्चुअली कोई डीड नहीं होती, कोई कागज़ नहीं होता, लेकिन आप उसको कई सदियों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, कई सालों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं एज़ वक्फ। उसमें कब्र भी हो सकती है, खानका भी हो सकती है, दरगाह भी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप ईश्वर की तरफ भेज रहे हैं। वो एज अ कॉन्सेप्ट अभी एक्ट में प्रोवाइडेड है। अगर उसको हटाया गया तो उससे पिछले ट्रांजैक्शंस पे जो गुज़रा वक्त है, जिसमें पहले के लोगों ने वक्फ बनाया है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या इसका भी यही होगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ हो रहा है, क्योंकि एक एप्लीकेशन डाल के आप 16 सेंचुरी के दरगाह और खानका को में सर्वे करवा सकते हैं। क्या उसका भी फेट ऐसे ही होगा? ये हम लोगों को सोचना चाहिए, बिकॉज एज अ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिससे कि आपस में भाईचारा जो है उसमें कमी आए देश में। और जो हो चुका है वो हो चुका है, हमें फ्यूचर में देखना है, हमें भविष्य में देखना है अपने बच्चों के लिए। और एज अ कंट्री देश कहाँ जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा बदलाव जो वक्फ एक्ट ला रहा है वो ये है कि ट्राइब्यूनल, जो वक्फ ट्राइब्यूनल अभी फंक्शनल हैं, उसमें कौन प्रशासनिक अधिकारी होगा, कौन फैसले सुनाएगा, उनको अपॉइंट कौन करेगा। इसी तरह का बदलाव वक्फ बोर्ड में भी लाया जा रहा है कि उसमें शासन को अपॉइंट करना है मेंबर्स, या इलेक्शन के द्वारा आएंगे। उसमें मुसलमान कितने लोग होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक धारणा है जो कि इन सारे बदलाव के पीछे है कि अगर मुस्लिम व्यक्ति को ट्राइब्यूनल का जज बना दिया जाए या वक्फ बोर्ड में डाल दिया जाए तो वो मुमकिन है कि वो हर प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देगा या हर प्रॉपर्टी को वक्फ मानेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे केसेस मैंने खुद किए हैं जिसमें कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल ने ये बोला है कि ये प्रॉपर्टी जिसको सब लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ है, ये वक्फ नहीं है, हमारे समक्ष इसका कोई एविडेंस, प्रूफ, कागज़ कुछ नहीं है। तो ऐसे आज के भी कानून की स्थिति में ऐसे कई सारे जजमेंट और फैसले हैं जिससे ये साबित होता है कि जब आप किसी सही आदमी को चाहे वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाएं या वक्फ बोर्ड अपनी डिसीजन ले, या आप उसको ट्राइब्यूनल में एज अ जज अपॉइंट करें, तो वो लॉ और एविडेंस के आधार पर ही फैसला करेगा। ये मान के चलना कि हम मुसलमानों का इसमें पार्टिसिपेशन, भागीदारी कम कर दें तो उससे वक्फ बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएगा और उससे सबकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहेंगी, ये मेरे समझ में गलत अप्रोच है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जो बिल है, ये बिल एक तरीके से व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में जितनी बातें चलती हैं कि वक्फ ने पूरे गांव को एक साथ जो है अपनी ज़मीन बता दी, या उन्होंने इस तरीके से फ़ैसला दिया, या ये वक्फ बोर्ड भी तो मुसलमान ही चलाते हैं तो वो क्यों किसी प्रॉपर्टी को बाहर जाने देंगे, ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलते हैं। यही व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही जो है चल करके बिल का आधार बन चुके हैं। और उसको अफसोस की बात है कि हमें पार्लियामेंट में ये सब चीज़ों पर चर्चा करना पड़ रहा है। पार्लियामेंट में किसी डेटा का कोई डेटा नहीं डाला गया किसी प्रकार का, कि कोई सर्वे नहीं हुआ कि भाई क्या है हमारे पास एक्चुअली आंकड़े क्या बोलते हैं कि कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, कितनी इस तरह की प्रॉपर्टी है, उसमें कोर्ट ने क्या बोला, उसमें हाई कोर्ट ने क्या बोला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। लेकिन एक मानना है कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है और सरकार की प्रॉपर्टी को कैसे कोई वक्फ क्लेम कर सकता है। जबकि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में कई बार ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों के पर्सनल
घर डिमोलिश होते हैं, सरकार कहती नहीं हमारी ज़मीन पे आपने अतिक्रमण करके बनाया है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वक्फ़ की ज़मीन पे अतिक्रमण करके किसी तीसरे आदमी ने बना लिया हो, या सरकार ने खुद बना लिया हो, या नपाई नहीं हुई हो उसकी कायदे से तो फिर सरकार ने उसके ऊपर बना लिया हो? तो इन सब बातों का फ़ैसला एक बोर्ड को करना पड़ेगा, एक कोर्ट को करना पड़ेगा। वो बोर्ड से वो पावर छीन लेना इसका सलूशन नहीं है। इसका सलूशन ये है कि आप बोर्ड में सही आदमी चुनें और सही पावर उनको बाय लॉ आप उसमें प्रोवाइड करें उनको, कि आपके पास इस तरह का काम करने की पावर है और आप पावर अपनी ठीक से एक्सरसाइज करिए। लेकिन आप उनको पावर दे ही नहीं या किसी से पावर ले लें, इस बात का सलूशन नहीं है, क्योंकि फिर वो आगे चल के कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में वैसे ही मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि इतने बर्डन हैं उनके ऊपर ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 जो बदलाव हैं ये वक्फ एक्ट के बड़े बदलाव हैं, जो कि संवैधानिक रूप से कमज़ोर प्लेटफॉर्म पे हैं। सरकार का कहना है कि ये सारे जो चेंजेस वो लेके आए हैं इससे बेटर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर हो पाएगी वक्फ की। आपको उस पे क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि बेटर गवर्नेंस होगी या ट्रांसपेरेंसी होगी, ये कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि कोई डेटा नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। किस पॉइंट पर आप ट्राइब्यूनल से पावर लेना चाह रहे हैं? क्यों आप एक्सपर्ट मेंबर हटा रहे हैं, या आप बोर्ड से पावर हटा रहे हैं, या आप डेमोक्रेसी को मिनिमाइज़ करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं? इन सब के लिए आपके पास ठोस कारण होने चाहिए। उन कारण के पीछे एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। उस साइंटिफिक स्टडी के पहले एक डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज होनी चाहिए। वो एक्सरसाइज तो कम्प्लीटली एब्सेंट है। जब सुप्रीम कोर्ट में जब बॉम्बे डांस बार का जजमेंट प्रोनाउंस किया था, उस टाइम पे भी महाराष्ट्र सरकार का ये कहना था कि डांस बार हम मॉरल रीजंस से कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि मॉरल रीजंस आप जब आप इन्वोक कर रहे हैं तो वही डांस बार अगर सेकेंड या 2 स्टार या 3 स्टार होटल में चल रहा है या वो 5 स्टार होटल में चल रहा है, इसके बेसिस कोई आपने स्टडी करी है कि इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? कोई डेटा लाए हैं आपने जो डांस बार में महिलाएं हैं उनके ऊपर किस तरह की ज़्यादती होती है, कोई स्टडी करी है आपने? उनके बच्चों के साथ क्या होता है, उनके परिवार के साथ क्या होता है? उसके बाद अगर आप लेजिस्लेशन लाते, उसके बाद कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाते तो हम समझ पाते। लेकिन आप बिना कोई स्टडी किए, बिना कोई डेटा कलेक्ट किए, बिना कोई मैसिव एक्सरसाइज जो चाहिए इस केस में, वो करे हुए आप जो है कोर्ट या पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं कि बेटर गवर्नेंस है, और अगर आप इन सब चीज़ों का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारे शब्द हैं, खाली खोखले शब्द हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है कि बेटर गवर्नेंस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, लेकिन कैसे होगा? और अबव ऑल ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो कम ट्रांसपेरेंट क्यों हैं। क्या वक्फ बोर्ड आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं? क्या वक्फ बोर्ड में कोई फाइल नहीं इंस्पेक्ट कर सकता है? क्या वक्फ बोर्ड के कोर्ट जो होते हैं वो ओपन कोर्ट नहीं है, उसमें कोई जाके नहीं देख सकता कि सुनवाई कैसे हो रही है? या उसमें कोई तीसरे आदमी को एप्लीकेशन फाइल करने से मनाही है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी प्रोवाइडेड हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी ये सारे बदलाव थोड़े बहुत अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा ओवरहॉल कर देना और ये कहना कि हम गवर्नेंस के लिए कर रहे हैं या ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ये सही इसका उत्तर नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन पवन के साथ सृष्टि ओझा, नई दिल्ली, आज तक।